नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ से। समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। पुलिस मंगलवार शाम उन्हें बाराबंकी से मेरठ लेकर पहुंची थी। इसके बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। सपा विधायक रफीक अंसारी को मंगलवार देर शाम पुलिस मेरठ लेकर पहुंची थी। यहां कोर्ट ने पेश करने से पहले उनका हेल्थ चेकअप भी कराया गया था। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा था, उस समय कोर्ट बाहर के उनके समर्थकों की भीड़ भी लग गई और जमकर नारेबाजी भी की गई। ऐसे में कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एमएलए रफीक अंसारी की जमानत अर्जी को ही खारिज कर दिया। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बता दें कि अंसारी के खिलाफ कोर्ट से 100 गैर जमानती वारंट भी जारी हुए हैं, तो बावजूद इसके वो कोर्ट में अब तक पेश नहीं हुए थे। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया था। विधायक अंसारी को 1995 के एक केस में हाई कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेशी पर नहीं आए थे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मनव्वर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो मनव्वर, जिस तरह से अंसारी केस में एक के बाद एक मुश्किल अब उनकी बढ़ती जा रही है, आगे क्या कुछ अब होने वाला है? देखिए, रफीक अंसारी जो प्रकरण है उसमें मेरठ के 2 से 3 अधिवक्ता है, पूरा पैनल है जो लगा हुआ है। कल सेशन कोर्ट से लेकर जो लोअर कोर्ट थी वहां पर जो जमानत अर्जी थी वो दी गई थी, लेकिन चूंकि आज बताया जाता है कि कचहरी की हड़ताल रही तो शायद ही कोई काम नहीं हो पाया है। रात ही मेडिकल परीक्षण के बाद रफीक अंसारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि उनको गाइडलाइंस जो है कोर्ट की तरफ से दी गई है कि जो उनका ट्रीटमेंट होना है वो जेल के अंदर किया जाए, वो 100% है। लेकिन अब चूंकि जमानत अर्जी डाली गई थी, साफ तौर पर वो उसमें कुछ नहीं हो पाया क्योंकि आज हड़ताल बताई गई है। लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि यहाँ से जमानत अर्जी पहले खारिज होंगी, उसके बाद जिला कोर्ट में डलेगी, डीजे के यहाँ डलेगी, और डीजे के यहाँ से भी शायद बताया तो ये भी जा रहा है, जो जानकार है, कानूनी सलाहकार है, जानकार है, उनका कहना है ये जब हाई कोर्ट का मैटर है तो जिला जज भी जमानत नहीं देगा। अब ऐसे में उन्हें एक बार फिर हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा और हाई कोर्ट के जजों का सामना करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के जज पहले ही खफा थे और 101 एनपीडब्ल्यू वारंट होने के बाद भी जब अंसारी पेश नहीं हुए, इसी के बाद उनको जो पुलिस थी, मेरठ पुलिस को आदेश निर्देश दिए गए कि उनको गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। लेकिन मनव्वर, जब कोर्ट पहले से ही खफा है, हाई कोर्ट का भी वो रुख करेंगे तो लगता नहीं है कि उनकी मुसीबतें कम होने वाली है, क्योंकि कोर्ट तो पहले से ही काफी ज्यादा खफा है। जहां पे उन्हें पेश होना था वो पेश ही नहीं हुए, तो ये तो अगर देखा जाए साफ तौर पर कोर्ट की अवहेलना ही हुई है। देखिए, कोर्ट खफा है, कोर्ट की अवहेलना हुई है। 101 एनपीडब्ल्यू भेजे गए, उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, तभी गिरफ्तारी के जो वारंट जो थे, जो टीमें बनाई गई थी। लेकिन इतना जरूर है, जो प्रकरण है, जो मुकदमा है, उस मुकदमे के अंदर कुछ नहीं है। वो मुकदमा पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन इनका नाम रह गया था और ये मुखालते में रहे कि कोर्ट जो है वो सरकार बदलने के बाद कोर्ट से तमाम मुकदमे जो जनप्रतिनिधियों पर थे, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर थे, वो ले लिए गए। और कोर्ट पहले ही जो इस पूरे मामले में इनके अलावा जो मुलजिम थे, जो नेम थे या अज्ञात में थे, उनका डिस्पोजल हो चुका है उस पूरे मुकदमे का। लेकिन अब ये रह गए थे, तो कोर्ट खफा है। लेकिन इस मुकदमे में इतनी जान नहीं है कि रफीक अंसारी को जेल में रखा जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि जो पुराने मामले हैं रफीक अंसारी के खिलाफ, 307 का भी एक और मामला है, सिविल लाइन में है, नौचंदी में है, उन मामलों पर कहीं ना कहीं उनके वकील काम कर रहे हैं। उनको अंदेशा है कहीं ऐसा ना हो कि पुराने मामले खोल लिए जाए और उन मामलों के चलते रफीक अंसारी को जेल में रहना पड़ जाए। लेकिन तो मनव्वर, जिस तरह का डर उनके वकीलों में देखा जा रहा है, वैसा डर उनके चेहरे पर तो नहीं दिख रहा है। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जब वो पुलिस उन्हें ले जाते हुए दिखाई दे रही है, वो डर उनके चेहरे पर नहीं झलक रहा है। देखिए, जो प्रकरण है, जो मुकदमा है, उस मुकदमे में खास जान नहीं, मैंने पहले बताया आपको। और चूंकि रफीक अंसारी विधायक है इस वक्त और उनके पास एक सरकारी जो गनर है वो होता है, तो ये नहीं माना जा सकता कि वो फरार थे या फिर छिप गए थे, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस का एक शख्स उनके साथ रहता है, पुलिस का गनर साथ रहता है। वो चाहे तो जिले के कप्तान को इन्फॉर्मेशन दे सकता है।
तो कोर्ट कहीं ना कहीं ये भी देखेगी जनप्रतिनिधि है और एमपी एमएलए कोर्ट का पूरा मामला है और कोई इतनी बड़ी पूरे मामले में सजा का प्रावधान नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ईगो था, जो जजों का ईगो था, वो सर्टिफाइड हो जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। लेकिन मुकदमे क्या कुछ दर्ज है इनके ऊपर मुनव्वर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा दर्शकों को। देखिए, रफीक अंसारी के खिलाफ चूंकि 2 बार के विधायक रह चुके हैं, उससे पहले संघर्ष करते थे और उस दौरान नौचंदी थाना क्षेत्र में बताया जाता है कि कुछ दुकानों में आगजनी हुई थी। उन दुकानों में कुछ लोगों को नेम्ड किया गया था, कुछ लोगों को अज्ञात किया गया था और उस अज्ञात में जो रफीक अंसारी का नाम सामने आया। इसके अलावा एक इनके खिलाफ मुकदमा और चल रहा है, सिविल लाइन में मुकदमा है जिसमें 307 का है और एक मुकदमा अन्य है। यानी कुल मिलाकर 3 मुकदमे बताए जा रहे हैं जिन पर इनके वकील काम कर रहे हैं। उन्हीं मुकदमों को देखते हुए वकीलों ने जो जमानत अर्जी है वो डाली हुई है। और अब ये भी देखना होगा, क्योंकि एक बार शख्स जेल चला जाता है तो जो जितना भी उसकी हिस्ट्री शीट है उसको खोल लिया जाता है, उसके हिसाब से कार्रवाई होती है और तमाम मुकदमों का जब तक डिस्पोजल ना हो। तो अगर मुकदमा अगर देखा जाए, अगर वो केसेस खुलते हैं तो क्या विधायकी जाएगी या फिर कोई और मुसीबत उनके ऊपर पड़ने वाली है? देखिए, विधायकी जाने का भी इतना जो प्रावधान है वो नहीं है, क्योंकि पहले ही जो सोलंकी है पूरब के विधायक है वो जेल में है, उनकी विधायकी अभी तक नहीं गई है। और ऐसे कई सेंगर रहे हैं भाजपा के और उन पर तो मर्डर के भी एलिगेशन थे, रेप के एलिगेशन थे, लेकिन विधायकी नहीं गई थी। तो विधायकी का प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर पुराने मामले इनके खुलते हैं, हिस्ट्री शीट खुलती है और उन मामलों में जो जमानत है नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उन मामलों में भी अब वो ट्रैक पर आ जाएंगे। उन मामलों में भी कहीं ना कहीं रहना पड़ सकता है और जब तक जमानत नहीं होगी तब तक, क्योंकि अभी देखा ही जा रहा है कि प्रदेश के बड़े मंत्री रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, विधायक सांसद रहे हैं, आजम खान, उनके साथ भी यही है। अभी एक मामले में उनको जमानत मिली जरूर है, लेकिन बाकी अन्य मामलों में जमानत नहीं मिली है, जिसके चलते पूरा परिवार जेल के अंदर है। और ऐसे ही इनके खिलाफ माना ही जा रहा है कि सभी मुकदमों में जमानत नहीं मिलेगी तो अंदर रहना पड़ सकता है। और कुल मिलाकर जो 2-3 मामले हैं, एक में तो कोर्ट का जो ईगो सर्टिफाइड हो जाएगा, लेकिन जो बाकी अन्य मामले हैं वो मेरठ से जुड़े हैं, हाईकोर्ट से ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से खारिज होती है तब भी हाईकोर्ट जाना ही पड़ेगा और हाईकोर्ट से भागा नहीं जा सकता है, जो पिछले 1995 से भागते आ रहे थे। अब ऐसा नहीं है, अब पुलिस की गिरफ्त में है और कहीं ना कहीं जो जज है उनके सामने जाना पड़ेगा, उनके सामने माफी मांगनी पड़ेगी और अपनी गलती का एहसास करने के बाद हो सकता है जो जजेस है वो इसमें वो उनके पक्ष में फैसला सुना दे। लेकिन मुनव्वर, जिस तरह से देखा गया कोर्ट के बाहर जो है उनके समर्थक काफी बड़ी भीड़ में वहां पे इकट्ठा हो गए थे, अभी क्या बताया जा रहा है, इलाके में सिचुएशन कैसी बनी हुई है, क्योंकि पुलिस बल भी वहां पर तैनात कर दिया गया था? देखिए, रफीक अंसारी चूंकि विधायक हैं और एक अंसारी समाज से आते हैं, तो उनके चाहने वाले, उनके समर्थक कह सकते हैं, वहां पहुंचे थे जबकि आचार संहिता लगी हुई है। उन्होंने नारेबाजी भी की। हालांकि उनको लोगों ने समझाया कि आचार संहिता लगी हुई है, नारेबाजी करना ठीक नहीं है, मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। तो 2 मिनट की नारेबाजी के बाद सभी लोग शांत हो गए और अभी भी शांति बनी हुई है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं शहर के अंदर। मेरठ शहर काफी बड़ा शहर है। हालांकि उनके घर के आसपास थोड़ी सी अभी गमगीन माहौल है, क्योंकि उनके जो लोगों के काम उनके विधायक करते थे वो विधायक उनके बीच में नहीं है। तो ऐसे में जो अभी पुलिस ने इंडिकेशन पहले ही दे रखे थे कि इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, किस तरह की नारेबाजी नहीं कर सकते हैं। और यानी कि कुल मिलाकर के जो धारा 144 लगी है या फिर आचार संहिता लगी हुई है उसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। तो ऐसे में समर्थकों का भी जो गुस्सा था वो शांत है और ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट के अवहेलना का मामला है और इसमें किसी भी सरकार को, किसी भी कह सकते हैं इनके विरोधी को नहीं कोसा जा सकता है। यानी कि पूरी की पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। वहीं पर अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो है कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्या उनके पक्ष में आएगा या फिर उनकी मुश्किल अभी भी बढ़ती हुई नजर आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबर बलिया से है, जहां पर बलिया में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही मंच से जय श्री राम का उन्होंने नारा भी लगाया। वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। उन्होंने सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। बलिया से सपा का टिकट कटने से वो नाराज थे। सपा छोड़ने पर पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा कि कल अखिलेश यादव के मंच पर मुझे अपमानित किया गया। समाजवादी पार्टी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। शिवपाल सिंह यादव अगर आज फोन किए होते तो मैं ये फैसला नहीं लेता। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और वर्तमान विधायक संग्राम सिंह ने साजिश की है।
खबर सहारनपुर से है, जहां पर सहारनपुर के कैलाशपुर में गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एक मदरसा शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की हैं, जिस कारण मजबूरन नाबालिग छात्रा को स्कूल छोड़ने के लिए परीक्षा में फेल होना पड़ा। परिवार को ये बात हजम नहीं हुई कि इतनी होनहार छात्रा कैसे फेल हो गई। परिजनों को छात्रा को धमकाया, फेल क्यों हुई हो, क्या कारण है तुम्हारा फेल होने का, तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छी हो, होशियार हो, फिर फेल क्यों हो गई हो और स्कूल में क्यों नहीं पढ़ना चाहती। जब इस तरह के सवाल उससे पूछे गए तो छात्रा ने फिर अपनी आप बीती अपनी माँ और बहन को बताना शुरू कर दिया और पूरी बात जानने के बाद परिवार और लड़की का रो रो कर बुरा हाल है। फिर छात्रा को लेकर उसके परिवारजन ने पुलिस को शिकायती पत्र भी दिया है। शिकायती पत्र देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी मदरसा शिक्षक फरार बताया जा रहा है। और वहाँ पे जो मदरसे की प्रिंसिपल हैं कारी सईद, वो लड़कियों को छेड़ते और गलत गलत जगह टच करते हैं। मैंने अपने घर उन्होंने मुझे भी गलत गलत जगह टच किया। मैंने अपने घर वालों को बताया नहीं। 3 महीने के बाद अब बताया तो अब उन्होंने फिर ऑप्शन उठाया इस पर, तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कार्रवाई। पुलिस की हमने कंप्लेंट भी करवाई थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई की तरह नहीं करी। ठीक, उन्होंने हमें झूठा ठहरा दिया और मुझे जी। कल एक छात्रा हैं जो कक्षा 7 या 8 में पढ़ती हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि जिस मदरसे में वो पढ़ती हैं कैलाशपुर में, उनके प्रिंसिपल के द्वारा कोई छेड़खानी की गई थी उनके साथ और वहाँ पे जो आया काम करती हैं उन्होंने भी उनको डराया धमकाया। तो पूरे प्रकरण में अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उसके बाद जो भी साक्ष्य संकलन होगा और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जी, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कल शाम को ही प्रकरण संज्ञान में आया है पुलिस के भी, और उसके बाद से इसमें प्राथमिक जांच हुई थी और उसके प्राथमिक जांच करने के बाद ही इसमें एफआईआर पंजीकृत करके इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो शिक्षा को तार तार करने वाले, क्योंकि शिष्य और गुरु का एक रिश्ता ऐसा होता है जिसकी कहा जाता है कि एग्जाम्पल लोग देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक गुरु ही होता है जो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा कदम उसी का ही होता है, योगदान उसका होता है। लेकिन एक तरह की जो खबर आई है उसने शिक्षा के मंदिर में जिस तरह से मदरसे जो गुरु है उसने जिस तरह से नाबालिग छात्रा को परेशान किया, वो तार तार कर देने वाली एक खबर है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जोगिंदर कल्याण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगिंदर, पहले तो ये बताइएगा खबर का क्या है और क्या ये मदरसे की खबर है या स्कूल की खबर है? देखिए, बता दो आपको, हम सहारनपुर के थाना गागालड़ी के कैलाशपुर का कस्बे का मामला है, जहाँ पर जामिया करके एक मदरसा है। यहाँ पर 1000 जो छात्राएं लड़कियों का ये स्कूल है, मदरसा है, यहाँ पर लड़कियां पढ़ती है। वहाँ पर जब हमने पूरे मामले की पड़ताल की तो पूरे मामले को पुलिस ने रफा दफा कर दिया। जब हम गहराई तक पहुंचे तो परिवार ने अपनी पीड़ा बताई। लड़की का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि जो वहाँ का शहीद जो प्रबंधक है उसने उनके साथ अश्लील हरकत करता था और उस वजह से वो लड़की जो है फेल हो गई है, एग्जाम नहीं दे पाई है, जान के फेल हुई है। और उस मदरसे में जो परिवार ने उससे पूछा कि क्यों तुम फेल हुई हो, क्या मामला है, तो उसने परिवार को कुछ भी बताने से मना कर दिया। लड़की ने अपनी जो सहेली है उसे बताया, सहेली ने उसके परिवार को बताया। पूरा मामला जब उजागर हुआ तो पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। जब पुलिस प्रशासन को जब इन लोगों ने सूचना दी तो पुलिस प्रशासन ने पूरा जो गागालड़ी के थाना जो दरोगा है, जो वहाँ का स्टाफ है, उन्होंने मामला दबाने की कोशिश की। हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये भी कहा है कि मामला कोई बात नहीं, उनका कोई ऐसा मामला नहीं है, इस तरह कोई मामला नहीं है, सिर्फ वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जब हम गहराई तक पहुंचे तो परिवार की पीड़ा और जाग रही। माँ और लड़की ने रो रो कर अपना पूरी पीड़ा बताई। कहा कि कुछ लोग जो समाज सेवी बताते हुए उनका दबाव है और पुलिस प्रशासन से हमें वो कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। तो उन्होंने जब मामला उच्च अधिकार तक पहुंचा तो एसपी सिटी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और जो मदरसे के जो संचालक है, शहीद प्रबंधक है, उनके खिलाफ मुकदमे की भी बात कही है। और जो मदरसे का जो शहीद है प्रबंधक है वो 2 दिन तक फिलहाल फरार चल रहा है। तो अभी जिसकी आपने बात कही है, शहीद नाम का वो शख्स है जो मतलब जिसने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है। जी।
वो शहीद नाम का जो प्रबंधक है उन्होंने छेड़छाड़ की है। उससे पहले भी कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था वो, और ये मामला उजागर नहीं हुआ था। पैसे की रफा दफा लेकर तो पहले कर देता था। जिस छात्रा ने शिकायत लगाई है उसकी तरफ से एक बयान भी सामने आया जो हम सभी सुन रहे थे। उसने कहा है कि और भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्या उन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताने की कोशिश की कि उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है मदरसे में? जी, वहाँ के लोगों ने भी बताया, वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने भी बताया कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, पर वो मामले तो इन्होंने इनकी मिली भगत से सब दबा दिए गए थे। पुलिस तक नहीं पहुंचा था मामला। हमारी बच्ची को भी डराया जा रहा था, परिवार को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, इस मामले को थाने तक ना लेके पहुंचे, कुछ ना कार्रवाई न करे। पर हम जब इनसे मिले तो इन्होंने, लड़की हमारे सामने भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी, सिर्फ रो रही थी, परिवार रो रहा था। बड़ी मुश्किल लड़की ने ये बयान दिए कि पुलिस प्रशासन के दबाव मान लीजिए या कुछ वहाँ के जो समाज सेवी के उनका दबाव आ रहा था, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे थे। लड़की का कहना है कि मदरसे को लेकर क्या कुछ अब कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इस तरह की हरकतें बाकी छात्राओं के साथ भी हुई है, तो मदरसे को लेकर क्या कुछ अब कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मदरसे को लेकर कार्रवाई एसपी सिटी से कल मुलाकात करते उन्होंने कहा पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और पूरे मामले में जो भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई हुई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक जो शख्स फरार चल रहा है, क्या पुलिस अभी तक उन्हें नहीं पकड़ पाई है या उनके परिवारजनों से क्या कोई संपर्क नहीं हो पाया है अभी तक? देखिए, परिवारजनों से पुलिस का संपर्क हो पाया है और अभी जो मदरसा जो संचालक है, शहीद प्रबंधक है, लगभग 55 से 60 साल उसकी उम्र है, वो लगातार फरार चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या पुलिस ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो जिन पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है उन पर क्या कुछ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है? देखिए, हमने कल एसपी सिटी से कहा था कि पुलिस में जो एसआई थे दरोगा वहाँ के, तो वो जांच कर रहे थे, उनके लिए भी बोला था। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है, ना तो उस दरोगा के खिलाफ जो इस मामले को दबाने में लगे थे, पुलिसकर्मी दबाने में लगे थे, जो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे, जो बीच के दलाल थे, उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो इसी बीच दिल्ली, बिहार से लेकर यूपी तक गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली एनसीआर समेत लगभग आधा भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में आ गया है। सोमवार को दिल्ली में कम से कम 3 जगह पर तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं फरीदाबाद में अधिकतम तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया है। यह पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है। वहीं गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में सोमवार का दिन 13 सालों में सबसे ज्यादा गर्माया रहा। यहां का तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नोएडा में भी पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं आज भी नोएडा में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर समेत आधा भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो 15 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहां 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है और जो मौसम विभाग है उसका साफ तौर पर कहना है कि 30 मई तक ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। आज यानी मंगलवार को भी बिल्कुल वैसा ही मौसम है। मौसम बिल्कुल साफ है, वैसी ही प्रचंड गर्मी और लू देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार के सभी 26 अस्पतालों में 2 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। लू की चपेट में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अब सवाल ये है कि ये जो भीषण गर्मी है, ये जो प्रचंड गर्मी है, उससे निजात आम लोगों को कब मिलेगी। और जिस तरीके से 15 साल का रिकॉर्ड, क्योंकि राजस्थान के कई इलाकों में 49 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगभग उतना ही दिल्ली एनसीआर के भी कुछ इलाकों में टेम्परेचर पहुंच चुका है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ओमशील, एएमवी नेटवर्क, दिल्ली। तो वहीं भीषण गर्मी के बीच खुले आसमान में आग जलाकर तपस्या कर रहे यूपी के बिजनौर के एक बाबा जी सुर्खियों में बन गए हैं। उन्होंने अपने चारों तरफ गोल घेरे में आग जला रखी है और खुद उसके बीच में बैठकर वो तपस्या कर रहे हैं। तपती गर्मी में उन्हें इस हालत में देखकर हर कोई दंग रह गया। दूर दूर से लोग उन्हें देखने आ रहे हैं। गौरतलब है कि ऐसा ही मामला संभल जिले से भी आया था, जहां अग्नि तपस्या कर रहे एक बुजुर्ग साधु की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि पूरा मामला धामपुर
रामपुर तहसील के ग्राम नरेलीपुर बाकराबाद का बताया जा रहा है, जहां महाराज मंगलनाथ अपने चारों ओर आग जलाकर भीषण गर्मी और तपती धूप में 41 दिवसीय अग्नि तपस्या कर रहे हैं। उनको देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ पड़ी है। सैकड़ों लोग उन्हें तपस्या करते हुए देखने के लिए गांव से आ रहे हैं। महाराज मंगलनाथ की ये तपस्या 10 मई से शुरू हुई थी, जो आगामी 20 जून तक चलने वाली है। इस दौरान वो धूप गर्मी में जलती आग के पास बैठकर साधना में लीन रहेंगे। उन्हें देखने आए लोगों का ये कहना है कि जहां इस प्रचंड गर्मी में लोगों का घर से निकलना ही मुश्किल है, वहीं बाबा जी देश प्रदेश और इलाके में अमन चैन और खुशी कायम रहे, इसके लिए खुले आसमान के नीचे तपस्या कर रहे हैं। अपने गांव और धोरे पास के जितने गांव हैं सबके भलाई के लिए, जिससे कोई संकट या कोई बीमारी ना आ सके हमारी बस्ती के अंदर, अपनी बस्ती के लिए अपने प्राण त्याग दिए, त्याग देने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हैं हम, जिससे हमारी जनता पब्लिक जो भी है सब शांति रूप में रहे, कोई दुख तकलीफ परेशानी ना आए हमारी बस्ती के अंदर। वे बैठे रहो, हमें जो करना है, हमें संकट अपने पब्लिक के लिए संकट निपटाना है। अपने पब्लिक का जितनी भी कोई संकट है, हम अपने गांव के पास पड़ोस के गांव के भी सारी दुनिया के लिए है। आज मेरे को 15वां दिन हो चुका है, 15 दिन पूरे हो चुके हैं। अब मैं अगले 20 तक रहूँगा। इसके बारे में जब ये 10 तारीख में बैठते हैं जी, हाँ, अग्नि प्रकट होती है, उपले लगाए जाते हैं, उसमें बैठते हैं बीच में। अच्छा। 3 घंटे तक बैठते हैं लगातार। हाँ, आज 15 दिन हो गए। 15 दिन कठिन है, बहुत तगड़ा कठिन है। हर एक आदमी उसके बाद तो कोई ना कोई शक्ति है इनका जो भाई जी गाँव वालों की सुख शांति के लिए तो है ये बेचारे, अब बच्चों को सुख शांति में पहले बहुत परेशानी ऐसे महाराज पहले भी आए कभी? आगरा में कारोबारी की पत्नी की हत्या और लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आगरा के कमला नगर पौष कॉलोनी में कारोबारी की पत्नी की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या को अंजाम देकर बदमाश ज्वेलरी और कैश लूटकर फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस को उनकी काफी समय से तलाश भी थी। वहीं जब पुलिस को बदमाशों के ठिकानों का पता चला तो पुलिस को आता देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों के बीच में काफी समय तक मुठभेड़ हुई और आखिरकार पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन सबके बीच पुलिस का एक सिपाही भी घायल हो गया है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही के हाथ में गोली जा लगी। वहीं अगर बदमाशों की बात की जाए तो मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। घटित हुई लूट और हत्या की घटना का सफल अनावरण हुआ है। थाना कमला नगर पुलिस ने मुठभेड़ में इस घटना को कारित करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इन दोनों अभियुक्तों के पांव में गोली लगी है और पुलिस टीम की तरफ से एक कांस्टेबल भी घायल है। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज रवाना कर दिया गया है। 2 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से एक बाइक, दोनों के पास से एक अवैध तमंचा, कुछ राउंड्स और कल की घटना में लूटी हुई धनराशि 22,700 रुपए और कुछ सोने और चांदी के जवाहरात बरामद हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।